हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कल से आपकी मैथ की टॉप 100 की सीरीज शुरू हो रही है, जो कि ऑल प्रीवियस ईयर के सारा निचोड़ लिया गया है, जिससे कि हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि सीटेट में मैथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो कल आप इंतज़ार करें। तैयारी सब कुछ हो गई है। कल आपको टॉप 100 की क्लास मिलेगी और आपकी हिंदी की भी गद और पद के साथ अच्छे से कराई जाएगी। ठीक है बेटा, फ़िलहाल क्लास को हम शुरू करते हैं। ये हमारा सीरीज़ हो चुकी थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे इस वाली सीरीज़ के। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, ठीक है, किसमें, अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि बच्चे को दंड नहीं देना है, बच्चे के बारे में गलत टिप्पणी नहीं करना है, बच्चे की बुराई नहीं करना है। ये बात आप बेहद ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कहता है कि दंड और पुरस्कार, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पुनर्बलन को। पुनर्बलन वही है आपका पुरस्कार। और ठीक, देखिए ऐसी कोई भी क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती है, अनुक्रिया की संख्या में क्या करती है, वृद्धि करती है, पुनर्बलन कहलाती है। अब ये पुनर्बलन बेटा दो प्रकार का होता है। एक तो आपका सकारात्मक होता है। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, ये पुनर्बलन रेड कुछ ओवरहेड हो रहा है, ये चल नहीं पा रहा है फिलहाल। ठीक है, आप समझ गए, पुनर्बलन लिखा है ये। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नीचे चल नहीं पा रहा है ये। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है आपका, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए पुनर्बलन दो प्रकार का होता है। सकारात्मक पुनर्बलन जिसमें उस विशिष्ट व्यवहार के प्रभाव को सीखने के लिए एक बल मिलता है। सकारात्मक पुनर्बलन से अनुक्रिया आगे बढ़ने में मदद मिलती है। ठीक, जैसे कि कोई बच्चा इस बार फर्स्ट आया या क्लास में उसने टॉप किया, उसको हमने एक सकारात्मक पुनर्बलन के तौर पर एक मेडल दे दिया। इससे बच्चा प्रेरित होगा, प्रेरित होकर वो और मेहनत करना चाहेगा, जिससे कि वो क्या है, बल मिल उसे जो मेडल मिला है वो उसका बल का काम करेगा, अनुक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसी का अपोजिट, इसी तरह अनुक्रिया को घटाने के लिए, कोई भी अनुक्रिया अगर बच्चा गलत कर रहा है उसको घटाने के लिए नकारात्मक पुनर्बलन सहायता है। जैसे कोई बच्चा स्कूल से रोज़ देर से आता है, तो नकारात्मक पुनर्बलन की जगह उसे हमने क्या दे दिया कि कल से अगर आप लेट आए तो आपको 10 रुपये देना होंगे पनिशमेंट के तौर पर या फ़ाइन के तौर पर। अब जब 10 रुपये नहीं देगा तो ये अनुक्रिया क्या होगी, कम होगी, यानी कि घटने लगेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन बोलते हैं। इसलिए लेकिन अधिगम की प्रक्रिया में दोनों के प्रयोग, चाहे वो सकारात्मक हो और चाहे वो क्या हो, नकारात्मक को सीमित कर देना चाहिए, यानी कि ज़्यादा इसे अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों से बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। ठीक, अब जो बच्चा टॉप आ रहा था उसमें रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल जाएगा। वो सोचेगा कैसे भी करके मुझे टॉप आना है, क्योंकि मुझे क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। इस तरीके से इस चीज़ से क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सार्थक अधिगम का मतलब होता है अर्थ के साथ, ठीक है, बढ़ावा देती हैं। ठीक है, शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर और तुलनात्मक मूल्यांकन। इस टाइप के क्वेश्चन तो इतने ईजी होते हैं कि बताया नहीं जा सकता। बस आपको क्या करना है, एक गलत ऑप्शन को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, एक गलत ऑप्शन को ढूंढना है। देखो, मैंने बताया था यदि आपको ऑप्शन काटना आते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैंने अभी बताया बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है, तो ए ऑप्शन कट गया आपका। अब एक बात बताइए, जिस ऑप्शन में ए होगा वो तो ऑप्शन होगा ही नहीं, तो ए इसमें है और ए इसमें है। अब आपके दो ऑप्शन बचते हैं, या तो दूसरा वाला होगा या तो चौथा वाला होगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल पॉजिटिव है। अब एक बात बताइए, जिसमें बी होगा वो तो सही होगा, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी ठीक है। अब जिसमें सी होगा वो तो ऑप्शन होगा ही होगा, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, मैंने आपको बताया था दो बच्चों के बीच में तुलनात्मक नहीं करना है।
तुलना नहीं करना है। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन कट गया, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपका कट गया। एक ही ऑप्शन बचता है, बी और सी। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया। बाकी शिक्षण अधिगम या शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम एक ऐसा प्रकार जिसमें हमेशा सकारात्मक पुनर्वलन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अधिगम को आगे बढ़ाने में क्या होती है, सहायता मिलती है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो इतना ही बहुत है कि यदि आप लोग को काटना आता है तो ज़्यादा ये तरह का सतत का मतलब आप समझते ही है, लगातार, और समग्र का मतलब होता है हर चीज़ का मूल्यांकन, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, क्रियात्मक हो, ठीक है, शैक्षिक हो, सभी तरीके के मूल्यांकन समग्र मूल्यांकन कहलाते हैं। ठीक है, 25 कहता है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ठीक है, उनकी जटिल अवधारणाएं जो होती हैं उसको समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करवाकर, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिवर्तन के लिए अवसर उपलब्ध करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैं वही आपको सजेशन दूंगा कि आप लोग ऑप्शन को काटिए, आंसर तक आप लोग खुद पहुंच जाएंगे। देखिए, एक व्याख्यान देकर, मैंने बताया था आपको कि व्याख्या नहीं देना है, परिभाषा नहीं देना है, ऑप्शन कट गया। मैंने बताया था बच्चों के बीच में गलाकाट प्रतियोगिता नहीं चलना है, सीधा सीधा ऑप्शन कट रहे हैं। मैंने बताया था यांत्रिक आ जाए, बार बार रट्टा मारना आ जाए, यांत्रिक आ जाए, सदैव आ जाए, ही आ जाए, निगेटिव सेंस देते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड है जी। अब बताइए, आपको आंसर नहीं पता था, फिर भी आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, अन्वेषण का मतलब समझते हैं आप लोग, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। शिक्षक क्या करता है बेटा, बच्चों के सामने मौजूद जटिल अवधारणाओं को सहज कर सकता है। जैसे अन्वेषण विधि, जिसे हम ह्यूरिस्टिक मेथड के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस विधि के माध्यम से बच्चों को खोजी प्रवृत्ति का बनाया जाता है। खोजी प्रवृत्ति कैसा, अभी बताता हूँ। जैसे पजल दे दिया, इसमें बच्चों को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग से स्वयं खोजना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई पजल दे दिया, बच्चा उसमें कर रहा है, या ऐसी एक्टिविटी दे दी जिसमें खोज कर रहा है, वो परिचर्चा कर रहा है, तो इस तरीके से आप लोग आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अच्छा, एक बात और बेटा, जिन बच्चों ने अभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के ऑफलाइन पेपर हुए हैं, सारी की सारी PDF अपलोड कर दी गई है। ठीक, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, ठीक, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके, दंडित करके, या बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार या मंथन कर। फिर मैं वही बोलूँगा, आप लोग ऑप्शन को काटिए। देखिए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। भौतिक का मतलब होता है जिसे टच कर सकते हैं, जैसे कि एक गिलास मैंने पानी मंगाया, मैंने उसे 10 रुपये दे दिए। ठीक, ये नहीं करना है। हर छोटे काम पर आपको पुरस्कार नहीं देना है। जिस दिन आप पैसे नहीं देंगे उस दिन वो पानी पिलाएगा ही नहीं आपको। ठीक, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। प्रक्रियात्मक ज्ञान पर महत्व देकर। हो सकता है ये केवल शब्द यहाँ पर होगा, इसलिए ये वही ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर केवल शब्द होगा। कहता है कि गलत उत्तरों को अस्वीकार कर लो, जो गलत उत्तर है उसे अस्वीकार कर लो, दंडित करो। मैंने बताया बच्चों को दंडित नहीं करना है। देखो, तीनों ऑप्शन फिर से कट चुके हैं आपके, और ऑप्शन नंबर 1 फिर से बचता है, चौथा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना बात तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, फिर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आपको ऑप्शन काटना आना चाहिए। निम्नलिखित अवधि में से भले ही आपको आंसर नहीं आता, कम से कम 2 ऑप्शन अगर आपके कट गए तो 50-50 तो रह ही जाएगा। इतने में तो कमा ही सकते हो, है ना। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, एवं किशोरावस्था में, या किशोरावस्था एवं वयस्कता अवस्था में। 27 का आप लोगों को आंसर देना है। देखिए, मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था, शैशवावस्था के अंत तक आते आते मस्तिष्क का
95% विकास हो जाता है। तो सबसे तेज़ विकास आपका शैशवावस्था में ही होगा। अब देख लो शैशवावस्था किस किस अवस्था में, ये प्रारंभिक वाली अवस्था से शुरू हो रहा है, ये किशोरावस्था से शुरू हो रहा है। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ठीक, पहला शैशवावस्था एवं प्रारंभिक वाली अवस्था। ठीक, यहाँ पर जो होगा आपका ये तीसरा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर अगर हम आगे बढ़ें, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये याद रखना है, नहीं पूछा है, सर्किल कर लेंगे आप लोग। विकास कहता है कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल। विकास जो होता है जन्म से मृत्यु तक चलता है। सारे विकास आपको अच्छे से थ्योरी क्लासेस में कराए थे, एक बार आप लोग जाकर थ्योरी क्लासेस देख सकते हैं। अभी भी 7-8-10 दिन हैं आपके पास। विकास परिवृत्त होता है, बिल्कुल। विकास जो होता है परिवृत्त होता है। परिवृत्त का मतलब होता है जब विकास अपने चरम पे पहुंच जाता है फिर वो हल्के हल्के नीचे आने लगता है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण, बिल्कुल मैंने बताया था। पर्यावरण और आनुवांशिकता का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक, विकास सार्वभौमिक होता है तथा संस्कृति संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, बिल्कुल। जब ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर का ही है, जब ये क्वेश्चन आया था बेटा, तब सभी बच्चों ने इसको सही मान लिया था, ये वाला ऑप्शन को सही माना था, सॉरी नहीं माना था। वो सोच रहे थे ऐसा तो होता ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक, क्योंकि प्रभावित नहीं होता, ये कह रहा है प्रभावित नहीं होता, ये गलत है। प्रभावित होता है बिल्कुल। विकास सार्वभौमिक है, ये तो ठीक है, विकास सार्वभौमिक सभी जगह होता है, लेकिन संस्कृति सदैव इसे प्रभावित नहीं करती, ये गलत है। प्रभावित करती है बेटा संस्कृति। जैसे कि आप समझिए अफ्रीका के लोग हैं, लंबे चौड़े होते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने। अंग्रेज़ कैसे होते हैं, एक अपने भारतीय होते हैं, एक मीडियम हाइट के होते हैं। तो संस्कृति क्या होती है, प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अगर हम बढ़ें, कहता है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत या पद्धति, कोड बोल सकते हैं इसे हम, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की भी जटिल पारस्परिक क्रिया। एक क्वेश्चन आपका आनुवांशिकता और यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट या जीनियस, एक क्वेश्चन आपका आउट है बिल्कुल। मैंने बताया आपको, छोटी सी ट्रिक है, हमेशा याद रहेगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ये याद रखेंगे, केवल आनुवांशिकता को नहीं लेना है, केवल पर्यावरण को ले लेना है, हमें दोनों का गुणनफल बताना है। मैंने बताया था ये व्यक्ति के विकास का गुणनफल होता है। ठीक है, क्या होता है, गुणनफल। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक, कहता है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक है, केवल जन्मजात हैं, पर्यावरण है, नहीं, हमें दोनों लेना है बेटा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आज के सेशन का और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी कल की क्लास के लिए आप लोग रेडी रहिए। मैथ के टॉप 100 क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है। फिर से एक क्वेश्चन आउट, 100% हर बार एक क्वेश्चन आता है, फिर से समझ लेंगे। प्राथमिक में हम लेंगे बेटा प्राथमिक में आ जाता है आपका परिवार, बस इतना याद रखना है। जबकि द्वितीयक में आपका द्वितीयक कारक में आपका आ जाता है स्कूल, आ जाता है, या विद्यालय भी बोल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि यदि परिवार के साथ जो भी शब्द जुड़ा होगा वो प्राथमिक में ही आएगा, चाहे भले ही स्कूल यहाँ पे जुड़ा हो, लेकिन पहले पे परिवार होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था द्वितीय कारक में अगर स्कूल के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है, अगर x जुड़ा हुआ है, y जुड़ा हुआ है, तब भी वो द्वितीय कारक के अंतर्गत ही आएगा। फिलहाल हमसे पूछा है कि द्वितीय कारक बताइए, तो द्वितीय कारक देख लेते हैं। देखिए, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार प्राथमिक कारक होता है, उसके साथ पास पड़ोस जुड़ा हुआ है, तब भी प्राथमिक ही रहेगा, उत्तर नहीं होगा, हमसे द्वितीय पूछा है। विद्यालय, बिल्कुल विद्यालय द्वितीय कारक है, और मैंने बताया अगर विद्यालय के साथ कुछ भी जुड़ा हुआ है वो द्वितीय कारक के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। फिर भी देखते हैं, परिवार ठीक प्राथमिक कारक है, और परिवार के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मीडिया जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा प्राथमिक कारक के अंतर्गत ही आएगा। अब आप कहोगे सर मीडिया ऊपर भी जुड़ा हुआ है, नीचे भी, तो वही तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि आपको केवल 2 शब्द याद रखने हैं, एक परिवार प्राथमिक कारक
एक स्थूल द्वितीयक कारक। अब इन दोनों के साथ जो भी जुड़ा होगा वो प्राथमिक या द्वितीयक कारक के अंतर्गत ही आएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो आपका उत्तर वैसे भी नहीं होगा। तो 3 इज़ द यस राइट आंसर। ठीक।